नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक मानव रक्त लेकर आया हूं, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे ग्रुप डी, यूपीएससी पीईटी, यूपीएससी वीडियो और यूपीएससी एजीटीए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले रक्त रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, क्षारीय विलयन उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा, उसे क्षारीय विलयन कहेंगे, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसे अम्लीय विलयन कहेंगे, और जिसका पीएच मान 7 होगा उसे उदासीन कहेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त होता है। उसके आगे महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। कम होता है, मतलब आधा लीटर रक्त महिलाओं में कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर भार का 7% होता है। उसके आगे रक्त 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। दोस्तों, प्लाज्मा जो है वो रक्त में 60% पाया जाता है और रुधिराणु 40% होते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानकारी कर लेते हैं। प्लाज्मा यह एक रक्त का अजीवित तरल पदार्थ है। रक्त का लगभग 60%, अभी मैंने आपको बताया है कि रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। दोस्तों, रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के 100% में 90% भाग जल होता है, और प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होते हैं और 0.1% ग्लूकोज होता है। तो रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। उसके बाद प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। उसके बाद आगे, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। दोस्तों, जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन कौन सी प्रोटीन निकाल देते हैं? फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल देते हैं, तो उसके बाद बचा शेष पदार्थ सेरम कहलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे रुधिराणु। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ब्लड में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स। तो उसमें से 60% रक्त का 60% प्लाज्मा होता है और 40% ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40% भाग रक्त का 40% भाग ब्लड कार्पोसेल्स होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। रुधिराणु को जो है वो 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला लाल रक्त कण आरबीसी, दूसरा श्वेत रक्त कण WBC, तीसरा रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। दोस्तों, लाल रक्त कण आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद श्वेत रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आरबीसी को देख लेते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स को। दोस्तों, रेड ब्लड कार्पोसेल्स को इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स को यानी आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारियों में आरबीसी पाया जाता है। दोस्तों, ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये लामा न्यूजीलैंड की पहाड़ियों में पाया जाता है। उसके बाद आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं दोस्तों? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। उसके बाद भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। दोस्तों, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है।
आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। और आरबीसी का निर्माण किस में होता है, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीसी की मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है। दोस्तों आरबीसी की मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन याद कर लेना कि आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है, इसीलिए आरबीसी को कब्र कहते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमाटिन है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है, हेमाटिन। उसके बाद आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। उसके बाद आगे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। दोस्तों आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। दोस्तों हीमोसाइटोमीटर, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। दोस्तों थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। और आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं। दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। और आरबीसी का कब्रगाह यकृत या प्लीहा को कहते हैं। उसके बाद आगे डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। दोस्तों आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। इस डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह आकार एवं रचना में अमीबा के समान है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी आकार एवं रचना में अमीबा के समान होती है। इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों आरबीसी का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। कभी कभी अस्थिमज्जा के अलावा लिम्फ नोड और यकृत प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य संक्रामक रोगों को बचाना है, संक्रामक रोगों से मनुष्य के शरीर की रक्षा करना है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। उसके बाद रक्त बिंबाण, ब्लड प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसके बाद इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों इससे आप एक बात ये याद रख सकते हैं कि तीनों डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रक्त बिंबाण, ब्लड प्लेटलेट्स का तीनों का निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। उसके बाद रक्त बिंबाण का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। दोस्तों रक्त बिंबाणु की मृत्यु प्लीहा में होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यूपी PPT की दृष्टि से भी। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो अब आगे देखते हैं कि रक्त बिंबाणु के मुख्य कार्य क्या हैं। रक्त बिंबाणु के मुख्य कार्य देख लेते हैं। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। उसके बाद डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। दोस्तों जब डेंगू ज्वर में रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है मानव रक्त में। उसके बाद आगे देखते हैं विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है और सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का कितने मिनट में बनता है, 2 से 5 मिनट में। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन लाभदायक है, विटामिन के। उसके आगे देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजन है। दोस्तों अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजन है। उसके बाद अब ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी कर लेते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर एंड वीनर ने, दोस्तों रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने 1900 में की थी, इसीलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में यानी आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। दोस्तों एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिनमें एंटीजन ए होता है,
उनमें रुधिर वर्ग ए। जिनमें एंटीजन बी होता है उनमें रुधिर वर्ग बी। जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं उनमें रुधिर वर्ग ए बी होता है। और जिनमें दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं होता है उनका रुधिर वर्ग ओ होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। दोस्तों, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। उसके बाद आगे देखते हैं, रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों, रक्त आधान, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी बी। दोस्तों, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ कभी नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। जब रक्त का नष्ट होना, इसे ही रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। उसके बाद अतः रक्ताधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो। यानी दोस्तों, ऐसा होना चाहिए कि जिससे रक्त नष्ट ना हो, इसी को यानी अभिश्लेषण ना हो। उसके बाद रक्त समूह ओ जो होता है, दोस्तों रक्त समूह ओ होता है, उसे सर्वदाता कहते हैं, और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। आगे देखते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर एंड विनर ने 1940 में रीसस बंदर पर की थी। दोस्तों, बस आज यही एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, ब्लड जो है, आपको बता दें कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों, ब्लड एक जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक, बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। दोस्तों, रक्त कैसा विलयन? रक्त क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5-6 लीटर रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? 5-6 लीटर होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त यानी 1/2 लीटर रक्त कम होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर भार का लगभग कितने % होती है? 7% होती है। उसके बाद आगे देखते हैं, रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और यह रक्त का लगभग 60% होता है। इसके बाद इसका 90% भाग जल और 7% प्रोटीन होता है। इसमें 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। उसके बाद प्लाज्मा के कार्य देख लेते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। दोस्तों, पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे रुधिराणु, यह रक्त के शेष 60% दोस्तों प्लाज्मा हो जाता है और शेष रक्त 40% रुधिराणु बचता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद आगे आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ऊट एवं लामा नामक स्तनधारियों में के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आगे देखते हैं, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसकी मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हिमैटिन होता है। इसी का कारण दोस्तों रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला यौगिक हिमैटिन होता है, इसलिए रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। उसके बाद अगला देखते हैं डब्ल्यूबीसी। इसमें केंद्रक पाया जाता है। यह आकार एवं रचना में किसके समान होता है? अमीबा के समान होता है। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के संक्रामक रोगों से बचाना होता है। उसके बाद रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। और डेंगू ज्वर में दोस्तों प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। दोस्तों, सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजन होता है। उसके बाद
ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर एंड वीनर ने की। दोस्तों WBC की खोज कार्ल एंड स्टीनर एंड वीनर ने की, इसीलिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण WBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। दोस्तों मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण WBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। दोस्तों WBC नहीं, RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। दोस्तों सबसे पहले ए और उसके बाद बी और AB और O। उसके बाद किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में, दोस्तों किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। उसके बाद आगे देख लेते हैं रक्त का आधार। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है, इससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसे रक्त का विश्लेषण कहते हैं। अतः रक्ताधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का विश्लेषण ना हो। उसके बाद दोस्तों सर्वदाता रक्त किस रक्त समूह को कहा जाता है? O को सर्वदाता कहते हैं और सर्वग्राही AB को कहा जाता है। दोस्तों रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहते हैं। दोस्तों उसके बाद आगे RS फैक्टर की खोज किसने की? RS फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर एंड वीनर ने की। 1940 ईस्वी में इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। इन्होंने रेसिस बंदर पर अपना प्रयोग किया था। इसके दोस्तों तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।